बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं मतीउल्लाह जान MJ TV। हम बात करेंगे 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से, जिसका मुसवदा अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन चीदा चीदा नुकात सामने आ रहे हैं। आज हमारा फोकस होगा जिसके हवाले से हमारे दो सीनियर जो रिपोर्टर्स हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, असद मलिक साहब हैं डॉन अखबार से, और हसनात मलिक हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून से। दोनों मलिक हैं, दोनों मलकों ने खबर दी है कि जो हलफ है वो नया कोई हलफ आ रहा है, तजवीज़ उसकी तजवीज़ है। अब तक की ये खबर है कि तजवीज़ है। अब हो सकता है कल हुकूमत जो है उसके ज़हन में कोई नई चीज़ आए और वो उसको निकाल दें, या उसको जो है वो कहीं किसी दूसरी सूरत में सामने ले आए। लेकिन अभी तक ये खबर जो है हमारे दो रिपोर्टर्स की है कि तजवीज़ है कि नया हलफ आएगा। अच्छा, इसको फोकस करके हम थोड़ा सा हिस्ट्री पे भी जाएंगे, तारीख में कब कब क्या होता रहा, कैसे कैसे नए हलफ और पुराने हल्फ में फर्क क्या है, नई कसम और पुरानी कसम में क्या फर्क है, और जो नया हल्फ पार्लियामेंट मुतारफ करा रही है इसमें और जनरल मुशर्रफ या जनरल ज़िया-उल हक के PCO के थ्रू मुतारफ कराए गए हल्फों में क्या फर्क है, और इस पे बात करेंगे। और इसी के साथ फिर हम कुछ एक सिनेरियो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हैं। अच्छा, ये जो हलफ है बज़ाहिर अभी तक जो इतलात है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, क्योंकि एपलेट कोर्ट उसको करार दिया जा रहा है, तो ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिक बज़ाहिर लग रहा है। कोई पता नहीं, हाई कोर्ट का भी कह दें। लेकिन कौन कौन से जजेस इस पे स्टैंड ले सकते हैं, और क्या अगर हलफ आ जाता है तो जजेस को हलफ उठा लेना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए, या इसके क्या असरात होंगे, इस पे जो है वो सारी हमारी डिबेट होगी। आगे चलकर फिर सोहेल अफरीदी साहब 5वीं दफ़ा उनकी मुलाकात नहीं करने दी गई, उस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। मतीउल्लाह जान साहब, हल्फ का मामला आ गया है। अब हमारे दो सीनियर रिपोर्टर्स की ये खबर है, इस वक्त तक वो कहते हैं कि इस किस्म की कोई बात है कि हलफ जब वो नया हलफनामा आएगा, अब उसमें क्या लिखा हुआ होगा, अब उसमें क्या इजाफा होगा, ज़ाहिर सी बात है कुछ इजाफा ही होगा। और उसमें जो खबर है वो बज़ाहिर सीक्वेंस इस तरह बनाया जा रहा है कि क्योंकि आईनी अदालत बननी है और आईनी अदालत इस मुल्क की सुपीरियर कोर्ट होगी। अब उसके जो सुप्रीम कोर्ट है, अब इस वक्त ये एपलेट कोर्ट होगी, यानी कि हाई कोर्ट के जो भी अपीलें आएंगी हाई कोर्ट से वो एपलेट कोर्ट में आएंगी, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होंगे जितने भी वो आईनी अदालत में आएंगे, लेकिन सुपीरियर कोर्ट आईनी अदालत होगी। अब जब वो सुप्रीम कोर्ट को एपलेट कोर्ट अगर वो कन्वर्ट करते हैं तो हलफ हो सकता है नया, वो कहें कि एपलेट कोर्ट का हलफ ले लें, क्योंकि हलफ में भी बड़े स्पेसिफिक अल्फाज लिखे होते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट या प्रोविंस की हाई कोर्ट लिखा हुआ है, फिर आईनी अदालत का आज अलग हलफ होगा। इसको आप कैसे देखते हैं? साकिब बशीर, पहली बात तो ये है कि आईने पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के लिए बराबर होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों के हल्फ में तब्दीली आ रही है तो फिर हाई कोर्ट के जजों के हल्फ में भी तब्दीली लाना जरूरी होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों के हल्फ में कुछ अल्फाज का इजाफा किया जा रहा है तो फिर हाई कोर्ट के जज, जो कि एक आईनी अदालत है और वो भी आइन पे हल्फ उठाते हैं, उनके हल्फनामे में भी तब्दीली लाना लाजमी होगा। ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो किसी और आइन के ऊपर हल्फ उठाएं और हाई कोर्ट के जज जो हैं वो हल्फ ही ना उठाएं या वो किसी और आइन के ऊपर हल्फ उठाएं। लेकिन उसमें एक वजह तो बताई जा सकती है। मिसाल के तौर पे, अब अगर सुप्रीम कोर्ट के ज़ाब्ता अखलाक में तब्दीली है तो वो ज़ाब्ता अखलाक सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, वो ज़ाब्ता अखलाक जो है वो हाई कोर्ट के जजों पर भी वही ज़ाब्ता अखलाक लागू होता है। अगर ज़ाब्ता अखलाक के चंद जुमले सुप्रीम कोर्ट के जजों के हल्फनामे में महज इसलिए डाले जा रहे हैं कि नए हल्फ पर मजबूर किया जाए तमाम जजेस को, और उन जजेस को शर्मिंदा किया जाए, ह्यूमिलिएट किया जाए, जो ये कहते हैं कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है या 27वीं आईनी तरमीम है, इसका जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर लेती नए जजों को तैनात नहीं होना चाहिए, या उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात है। और वो हुकूमत ये चाहती है, पार्लियामेंट के कुछ हुक्मरान इत्तेहाद के लोग चाहते हैं कि नया हल्फ मुतारफ कराया जाए ताकि इन जजों को ह्यूमिलिएट किया जाए, उन्हें शर्मिंदा किया जाए और उन्हें ये बावर कराया जाए कि अगर आपको 26वीं यानी तरमीम पसंद नहीं थी फिर आप हल्फ क्यों उठा रहे हैं, 27वीं पसंद नहीं है फिर आप हल्फ क्यों उठा रहे हैं। और जो हल्फ नहीं उठाता आपको पता है वो फिर घर जाता है, और यही कुछ जनरल ज़िया-उल हक ने किया।
नया हल्फ मुतारफ कराया। मकसद यही था कि जो जनरल ज़िया-उल-हक से वफादारी का हल्फ नहीं उठाएंगे वो घर जाएंगे, और वो घर गए। इसी तरह जनरल मुशर्रफ ने नया हल्फ मुतारफ कराया 2000 के अंदर, पीसीओ के जरिए नया हल्फ मुतारफ कराया। जजेस ने जिन्होंने हल्फ नहीं उठाया वो घर चले गए, और जस्टिस इरशाद हसन खान जैसे लोग जो हैं वो चीफ जस्टिस बन गए। ये वही जस्टिस इरशाद थे जिन्होंने जनरल मुशर्रफ को आइन में तरमीम की इजाजत दी थी। तो अब पहली बार एक बज़ाहिर सिविलियन हुकूमत जो है एक नया हल्फ अगर लाती है तो इसका भी यही मकसद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस जो हैं वो इस पे हल्फ ना उठाएं और वो घर चले जाएं। लेकिन जस्टिस मंसूर है, जस्टिस मुनीब है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 6 जजेस हैं जिन्होंने खत लिखा था, और वो भी ये देख रहे हैं कि जुडिशल कमीशन जो बना है उससे अदलिया की आज़ादी सल्ब हो गई है, अदलिया बिल्कुल तबाह हो रही है बतौर के इदारा। और ये वकला के अंदर भी एक बड़ी तादाद जो है वो ये लोग समझते हैं कि 26वीं और 27वीं तरमीम जो है ये अदलिया का एक जनाजा है। और जो अभी तक 26वीं यानी तरमीम के बाद जो कुछ भी हुआ सुप्रीम कोर्ट में, आपने भी देखा, हमने भी देखा कि अब वो वाली अदलिया नहीं रही और इसके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। तो इसमें एक बड़ा एक तकनीकी सा मामला है, जो पहले भी बात मैंने की कि फर्ज करें कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको एपलेट कोर्ट कह देते हैं। जब एपलेट कोर्ट कहेंगे तो उस पर यह हलफ तो जरूरी होगा। अगर फर्ज करें कि उस हलफ में कोई तब्दीली नहीं होती, सिर्फ कहते हैं कि क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट नहीं रही अब एपलेट कोर्ट है, तो इसलिए ये वर्ड जब तब्दील हुआ है। बाकी जो कोड ऑफ कंडक्ट है जजेस का, जो अभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जिसकी मंजूरी दी है, अगर वो हलफ में ना लिखा हुआ हो, इसके बावजूद भी उस कोड ऑफ कंडक्ट, क्योंकि एक आईनी फोरम ने उसकी मंजूरी दी है, तो उस कोड ऑफ कंडक्ट की वो खिलाफ वर्जी करते हैं, तो उनके खिलाफ तो पहले ही उन्होंने एक जाल तो पहले ही बिछा दिया है। हल्फ के अंदर लिखने की जरूरत ही नहीं। हल्फ के अंदर ये जुमला मौजूद होता है कि मैं आला अदालतों के ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी करूंगा जी। तो मगर आप जो कह रहे हैं ना कि सिर्फ नॉमेनक्लेचर तब्दील होने से, सुप्रीम कोर्ट एपलेट कोर्ट बन जाने से दोबारा हल्फ की शायद जरूरत पड़ती है, अगर ऐसा होता तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर, जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में हल्फ उठाया था लाहौर हाई कोर्ट के जज के तौर पे, उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने के बाद दोबारा हल्फ क्यों नहीं उठाना पड़ा? यही सुप्रीम कोर्ट ने तय किया ना। हल्फ तो एक ही होता है, हल्फ आइन के हवाले से होता है, नॉमेनक्लेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे ख्याल में सिर्फ एपलेट कोर्ट नाम बदल देने से आप अगर ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस हल्फ उठाएं, वो काफी नहीं होगा। मतलब आप ये समझते हैं कि ये कम से कम इसके लिए शायद हलफ की तब्दीली उनको वो ना करें। अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा सोच रही है, कोई ऐसी मसवदे में कोई चीज है, तो उसमें कुछ और चीज ऐड की जाएगी, इसलिए हलफ जो है वो तब्दील बिल्कुल करने का सोच रहे हैं। हाँ। अगर सिर्फ जजों के हल्फ में तब्दीली लाई जा रही है तो ये बदनीयती है, ये एक साजिश है, ये आमराना सोच है, आमराना रवैया है, रविश है, तारीख है हमारी कि जो जजेस एक आईने पाकिस्तान के साथ वफादार होते हैं, जो अदलिया की आज़ादी के लिए खड़े होते हैं, उनको इसी तरह के हथकंडों से उनको घर भेज दिया जाता है। मगर क्या दीगर जो आईनी ओहदेदार हैं उनके हल्फ में तब्दीली नहीं होनी चाहिए? क्या उनको भी दोबारा हल्फ नहीं उठाना चाहिए? अब देखें ना, मुझे बड़ी खुशी होती है जब ये खबरें आती हैं कि भाई इस आईनी तरमीम के पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, तो मुझे थोड़ी देर के लिए ये लगता है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट को भी एहसास है कि यार आइन में तरमीम किए बगैर जो है ना वो कुछ नहीं कर सकते। मतलब वो भी आइन को अहमियत दे रहे हैं, चाहे एक मनफी अंदाज से दे रहे हैं, मगर ना ये तो वो आइन है कि इसमें इसके होते हुए मार्शल लॉ भी लगे। जब इस्टेब्लिशमेंट ने चाहा टेक ओवर कर लिया, ज़िया-उल-हक ने वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी भी लगा दी, उसने कोई आइन वाइन शाइन नहीं देखा। और अब देखे जनरल मुशर्रफ आया, उसने कौन सा आइन वाइन शाइन देखा? और अब आप देख ले जनरल मुशर्रफ के बाद अब तो शाइन ही शाइन आप देख रहे हैं। अच्छा, इसमें तो एक जो हमें जो सिनेरियो नजर आता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, एक आप जो थर्ड फोर्स है या जो ताकतवर कुव्वतें हैं उनको तो डेफिनेटली हम जो है वो उस पर बात करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसमें नवाज शरीफ जो है वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, उनकी पार्टी इक़्तिदार में रही पिछले जो है वो 40 साल में, यहाँ पे पीपल्स पार्टी की एक पूरी हिस्ट्री है। तो जब ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इन्होंने अगर सरेंडर किया हुआ है, तो फिर तो मेरा ख्याल में किसी और को तो हमें ब्लेम करना बनता ही नहीं है कि इन्होंने, मतलब ये पॉलिटिकल पार्टीज है ना, इन्होंने कभी मिसाक जमहूरियत किया, कभी इन्होंने
जब वो पता नहीं क्या क्या किया कि मतलब किसी को हम अपनी इसमें मुदाखलत नहीं करने देंगे, जमहूरियत को मजबूत करेंगे हम, जब पार्लियामान फिर अब जो है वो अदलिया बतौर इदारा ये तकरीबन ख़त्म कर रहे हैं, या उसको ख़त्म आप नहीं कह सकते, तो मातहत इदारा जो है वो बनाने जा रहे हैं। तो सारा कुछ तो ये कर रहे हैं। अब नवाज शरीफ साहब, मैं सुन रहा था नाना सनौला साहब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ईच एंड एवरीथिंग उनकी मंजूरी से हो रही है। अभी कोई लिख रहा था कि ये 27वीं तरमीम वो वोट देने आएंगे, मैंने कहा हर चीज तो उनकी मंजूरी से हो रही है। देखिए साकिब बशीर, नवाज शरीफ जैसे सियासतदान जो है ना, उनकी एक तारीख है। वो तारीख ये है कि जब हमारी अफवाज ने कारगिल का ऑपरेशन किया तो नवाज शरीफ जैसा वजीर आजम वो मुकर गया, उसने कहा मुझे तो पता ही नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, ये वो नवाज शरीफ हैं कि जब भी कोई डिसीजन होता था तो उस सब भी कहते थे, जैसे यमन में फोर्सेस भेजने का, तो उस सब भी कहते थे मुझसे नहीं पूछा गया। आपको याद है ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब जब शुरू हुआ था वजीरिस्तान में, तो उस वक्त भी नवाज शरीफ की हुकूमत कहती थी हमसे तो पूछा ही नहीं गया, हमें पता ही नहीं है। पार्लियामेंट में खड़े होकर जो है वजीर दफा कहते थे कि हमने तो इसकी मंजूरी नहीं दी। तो ये उस तरह के सियासतदान हैं कि बड़े बड़े फैसले हो जाते हैं। भाई राना सनाउल्लाह जो है, अगर वो ये दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को पता था, और आप देखें, आपको याद है जो राइस शरीफ को एक्सटेंशन दी गई थी, उसमें भी बाद ऐसे वजीर जनरल बाजवा को जो एक्सटेंशन दी गई थी, तो उसमें भी ख्वाजा आसिम ने आके कहा था कि मियां साहब का फैसला है। और एक ग्रुप मियां जावेद लतीफ ने बाद में बरमला कहा कि मियां साहब का ये फैसला तो नहीं था एक्सटेंशन देने का। तो ये इस तरह की 2 नंबरियां जो है ना, एक 3 दफा के वजीर आजम को जेब नहीं देती है, और आज भी मुंह बंद करके बैठे हुए ऐसे जैसे वो है ही नहीं। ऐसे जाके कभी वो गलियात में बैठ जाते हैं, कभी लाहौर में बैठ जाते हैं, कभी लंदन में बैठ जाते हैं। मुल्क जो है बहरान से गुजर रहा है और नवाज शरीफ कहीं नजर नहीं आ रहे, और बाद में कहेंगे मुझे तो पता ही नहीं था, ये मेरे से पूछ के तो शहबाज शरीफ ने किया ही नहीं है। तासुर ये देते हैं कि मेरा भाई जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के बड़ा फ्रेंडली और मैं बड़ा एंटी एस्टैब्लिशमेंट हूँ। तो ये 2 नंबरियां जो है ना, आप मेरे ख्याल में नहीं चलेंगी। और ये जो कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह के नवाज शरीफ को हर चीज का इल्म है, अगर इल्म है तो नवाज शरीफ जैसा वजीर आजम जिसने बड़े एटमी धमाके किए और दावा करते हैं कि मैंने धमाके किए, एक आध धमाका 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कर देना और बताएंगे वो खड़े 27 वो तो मरियम नवाज वो करें, पिछले अरसे में उन्होंने बात की थी कि कुछ वीडियोस अभी भी कहीं ना कहीं महफूज हैं, तो वो वक्त आने पर मसला यही है ना कि लास्टिक की शलवारें पहनी हुई हैं इन लोगों ने, और जब एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी वो ऐसे पकड़ के ऐसे कर देगी उनकी शलवार की। और ये फार्म 47 के साइज की जो लास्टिक की शलवारें हैं, ये किसी भी वक्त उनको नंगा कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है, हम हलफ के साथ साथ बाकी भी सिनेरियो आपके सामने रखेंगे। अच्छा, एक सेकंड, हलफ के साथ आपके ख्याल में अगर आर्टिकल 243 जो है उसमें कोई तरमीम होती है, तो क्या उसमें जो नया ओहदा बनता है तो उनके ऊपर भी तो नया एक हल्फ आना चाहिए ना? क्या दोबारा हल्फ नहीं उठाना चाहिए? अगर आइन में ही तब्दीली हो रही है तो फिर सारों को, इलेक्शन कमीशन हो जाए, चाहे ऑडिटर जनरल हो जाए, चाहे दीगर आइनी इदारे, सबको फिर हल्फ दोबारा उठाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर जजों के लिए हल्फ नया आ रहा है तो आइन के अंदर जितने भी आइनी इदारे जो हल्फ उठाते हैं उन सबको जो है दोबारा से हल्फ उठाना चाहिए, आइन से वफादारी का, इस मुल्क से वफादारी का, और अपने अपने ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से। लेकिन मसला फिर वही है ना कि जो कुछ आइन में 26वीं आइनी तरमीम के नाम पर किया गया है, अब 27वीं आइनी तरमीम के नाम पर किया जा रहा है, ये होगा तो आइन ही, हम जब वो उसको कुछ और नाम नहीं दे सकते। लेकिन जो एक जो आपका कोई निज़ाम इंसाफ है या जो जुडिशल सिस्टम है उसको तकरीबन बिल्कुल जब वो कोने लगा दिया गया है, लेकिन अदलिया के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही। और इसमें सबसे जो आप ये कहते हैं तशवीशनाक पहलू है वो ये है कि जिन जजेस ने कुछ बोलने की कोशिश की उनको खामोश करा दिया गया, और जो ड्राइविंग सीट पे थे उन्होंने कुछ बोला नहीं है। अब जो तरमीम आ रही हैं इसमें अदलिया को मजीद जब वो साइडलाइन करने की कोशिश हो रही है, तो एक हलफ के साथ साथ बाकी चीज़ें भी हम डिस्कस करते हैं कि इस पे फिर हमने पहले भी बात की कि जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, या बाकी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं या हाई कोर्ट्स के जज हैं, तो इनकी जानिब से हलफ पे या बाकी मामलात पे कोई रद्द अमल मुमकिन तौर पर आ सकता है? आप क्या समझते हैं? देखिए, वो आपको याद है ना कि एक चौधरी साहब के बारे में लतीफ़ा मशहूर है कि उनके घर
कोई चौधरी साहब का जो गांव का ही एक बंदा गया जो जरा माड़ा सा था, कमजोर सा था, उसने जाके चौधरी साहब के घर रिश्ता मांगा। तो चौधरी साहब ने कहा ये माड़ा सा कमजोर सा आदमी है, इसकी जरूरत कैसे हुई कि मेरे घर आके मेरे से रिश्ता मांगे। तो उन चौधरी साहब ने ना अपने बंदों को कह के ना उसकी फेंटी लगवा दी। उसकी जो है पगड़ी जो है जमीन पे गिरी हुई थी, धोती खुल गई थी उसकी, और चौधरी के बंदे उसको मारी जा रहे थे। तो जब ठीक ठाक मार पड़ चुकी तो बेचारा जो बंदा था माड़ा सा जो रिश्ता लेने आया था, वो खड़ा होके उसने पगड़ी दोबारा सर पे रखी, धोती दोबारा बांधी और चौधरी के पास जाके कहा कि चौधरी साहब फिर मैं इनकार ही समझा। तो मेरे ख्याल में अब जितना कुछ सुप्रीम कोर्ट के साथ हो चुका है, उसके बाद भी अगर जजेस ये समझ रहे हैं कि चौधरी ने इनकार नहीं किया और वो कुछ भी नहीं कर रहे, और इतने बेइज्जती इतनी हद तक जो सुप्रीम कोर्ट के साथ हो चुकी है, मैं समझता हूँ अब वक्त है कि अगर आईनी तरमीम होने का वो इंतजार कर रहे हैं तो फिर ये उनकी, मैं समझता हूँ, एक गलत और कमजोर हिकमत अमली है। मेरा ये राय है कि जो ही ड्राफ्ट सामने आता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वो जजेस जो समझते हैं कि 26वीं और 27वीं तरमीम से अदलिया का जनाजा निकल गया है, तो उनको फौरी तौर पे इस जनाजे में शिरकत के लिए वुजू कर लेना चाहिए और उनको बाहर आना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, बार एसोसिएशनों से खिताब करना चाहिए और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का जो तहरीक थी उसका मॉडल अपनाना चाहिए। और उसके बाद अगर इस आइन के तहत जुडिशल काउंसिल है या जुडिशल कमीशन है, वो जो भी कार्रवाई करना चाहती है उसका भरपूर सामना करना चाहिए, मगर अपनी आवाज बुलंद करना चाहिए। और ये कोई नई बात नहीं होगी, इंडिया में जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। लेकिन उसका आउटकम क्या था? आउटकम जो भी हो, आपने एक लोगों को शऊर तो देना है ना। या आप किस आउटकम की बात कर रहे हैं? अगर आप ये समझते हैं कि इन जजों ने कोई अपने मुफाद के लिए बाहर निकलना है, तो मेरा ये ख्याल है कि ऐसे आउटकम के लिए फिर वो ना ही निकलें तो बेहतर है। अगर जजेस ने अवाम को आगाह करना है, वकला को खबरदार करना है, इंटेलिजेंसिया को बताना है कि ये अदलिया खत्म होने जा रही है, तो फिर उनको किसी आउटकम का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आउटकम एक दफा आ गया जो कि आईनी तरमीम के फौरन बाद, आप देखें ना 26 तरमीम के बाद क्या हुआ। 26वीं तरमीम के बाद एक नया सिनेरियो क्रिएट हो गया। उन्होंने कहा जी अब आईनी बेंच सुनेगा, तो क्या आप 27वीं तरमीम को होने देने का इंतजार करेंगे जजेस? तो मेरा ये ख्याल है कि जो ही ड्राफ्ट सामने आता है तो वकला को, जजेस को, इंटेलिजेंसिया को, मीडिया को, तमाम लोगों को अपना एक कैंडिड ओपिनियन देना चाहिए, अपनी राय देनी चाहिए और भरपूर अंदाज में इस चीज़ की मज़ामत करनी चाहिए। क्योंकि सितम ज़रीफ़ी ये देखें कि जिस आइन को जिन लोगों के लिए बदला जा रहा है, उन लोगों को आइन में तरमीम की ज़रूरत नहीं है। इस आइन में तरमीम उन लोगों के लिए की जा रही है जो आइन का एहतराम करते हैं, और उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए तरमीम की जा रही है, वरना उनको आइन में तरमीम की जरूरत नहीं है जो माजी में भी जनरल मुशर्रफ और जनरल ज़िया-उल-हक की शक्ल में इस कौम का बेड़ा गर्क करते रहे। बेड़ा गर्क जो वो करते रहे हैं, लेकिन जो इफ्तिखार चौधरी के ज़माने की जो तहरीक थी उसमें कुछ फैक्टर ऐसे थे जो शायद इस वक्त ना हो, या सिनेरियो तो बदल भी सकता है कि जजेस अगर बाहर आएँ तो हो सकता है सिनेरियो बदल जाए, हो सकता है उसका असर होना शुरू हो जाए। लेकिन उस वक्त जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने उसका किरदार अब किस वजह से प्रोएक्टिव था, वो वजूहात पे अलग हम बात करेंगे, लेकिन उस वक्त बहुत एक्टिव था, एक एक लम्हे को कवर जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा था। एक सेकंड, हाँ। उसकी भी वजाहत जरूरी है, हाँ। क्योंकि ये एक बड़ी गलतफहमी है लोगों को कि जनरल मुशर्रफ के खिलाफ जो वकला तहरीक चली थी उसमें जनरल कियानी या उस वक्त के आईएसआई का किरदार था। बिल्कुल था, मगर वो तहरीक शुरू जो है एस्टैब्लिशमेंट ने नहीं करवाई थी। वो तहरीक जब शुरू हो गई तो एस्टैब्लिशमेंट ने उससे फायदा उठाने के लिए उस तहरीक को उन्होंने पुश किया। आप ये नहीं कह सकते कि वो तहरीक शुरू ही एस्टैब्लिशमेंट ने करवाई थी, लेकिन शुरू जो है वो एक्सीडेंटली शुरू जो जैसे भी हुई थी वो एक वाकई तहरीक थी जिसका फायदा एस्टैब्लिशमेंट ने उठाया। तो इसलिए एस्टैब्लिशमेंट को पूरी तहरीक का क्रेडिट देना भी दुरुस्त नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, एक तो मसवदा आएगा, हम उस पर गाहे बगाहे बात करते रहेंगे, पॉइंट्स जो नुकात आ रहे हैं उस पर बात करते रहेंगे। सुहेल खान अफरीदी 5वीं दफ़ा आज गए अडियाला जेल के बाहर, वो 5वीं दफ़ा बगैर मुलाकात के वापस लौटे हैं।
एक सूबे का 4.5 करोड़ का एक नौ मुंतखब वज़ीर आला है और वो एक छोटी सी कोशिश कर रहा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और दूसरे सूबे में वो आता है और उसको बड़ा दूर रोक लिया जाता है, अडयाला जेल के गेट पे भी नहीं आने दिया जाता और उसको कहा जाता है कि यहीं से वापस चले जाओ। यहाँ अदलिया के जो अदालतों के ऑर्डर्स मौजूद हैं, इसके बावजूद हुकूमत वक़्त की जानिब से कुछ नहीं आ रहा। पंजाब हुकूमत इस पर कोई मतलब उसका कोई रद्द अमल नहीं है, कोई फैसिलिटेशन नहीं है। कल अगर ये हो जाए कि खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब हुकूमत का कोई वजीर चला जाए, उनको वो फैसिलिटेट ना करना शुरू कर, वो कहें कि हम भी इसी तरह ही फिर करेंगे, अगर हमें जलील आपने करना है तो आप भी इसी तरह ही जलील होंगे, तो ये तो एक नया एक वो बन जाएगा मामला। देखिए, सोहेल आफरीदी जितनी मर्तबा भी अडयाला जेल इमरान खान को मिलने की नाकाम कोशिश करते हैं और वो जितनी मर्तबा भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आके एहतजाज में शामिल होते हैं, उतनी ही बार खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम को ये यकीन हो जाता है कि हमारी अदलिया जो है वो आज़ाद नहीं है और खैबर पख्तूनख्वा के जो मुंतखब वज़ीर आला है उसके मैंडेट का एहतराम नहीं किया जा रहा और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आइन से मावरा जो है इदारों के ऊपर असरअंदाज हो रही है और जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो बेबस है, वो बेअख्तियार है। अब ये तमाम चीज़ें जो है हर सोहेल अफरीदी के हर दौरे और हर एहतजाज के बाद इस सोच में और इस अंडरस्टैंडिंग में और इस खौफ में इजाफा होता जा रहा है कि हमारे इदारे नाकाम हैं, कानून के कोई नाम की चीज़ नहीं है इधर और बुनियादी इंसानी हकूक के नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये चीज़ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को लिए बड़ी इस्तराब का एक बाइस बन रही है और मेरे ख्याल में सोहेल अफरीदी एक हिकमत अमली के तहत इस इस्तराब में आज जो उन्होंने बात की वो ये कह रहे हैं कि डे वन से जब मैं आया हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम आइन और कानून के अंदर रहकर जो भी करेंगे वो करेंगे। वो कह रहा है कि मैं हर दरवाज़ा दस्तक दे रहा हूँ, बल्कि आज चीफ जस्टिस सरफराज डोगर वो वहाँ पे आए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ उन्होंने बायोमेट्रिक करवाई, तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करनी है, लेकिन साथ ही चीफ जस्टिस के ऑफिस चले गए और वहाँ पे सेक्रेटरी के कमरे में वो 1.5 घंटा बैठे रहे और उन्होंने कहा कि मैंने मिलना है चीफ जस्टिस, पूछना है कि इमरान खान साहब के बुशरा बीबी के केसेस क्यों नहीं लग रहे, उसके पीछे क्या वजूहात क्या हैं, उनको क्यों लटकाया जा रहा है, तो उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। वहाँ से फिर वो वापस लौट गए। तो वो बाहर ये कह रहे हैं कि मैं आइन और कानून के अंदर रहकर सारे मामलात कर रहा हूँ, हर दरवाज़ा जो है वो उस पर दस्तक दे रहा हूँ कि ये मामला हल करें हल करें हल करें। मेरा ख्याल ये है कि थोड़ा सा हमारी हुकूमत को भी सोचना चाहिए, शहबाज हुकूमत को, कि मेरे ख्याल में साकिब जसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस हैं वो मिल के कवायद भी बना रहे हैं, कमेटियों में भी बैठे हैं, मुकदमात के फिक्सेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो क्या पेशावर हाई कोर्ट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हाई कोर्ट नहीं है? क्या पेशावर हाई कोर्ट ये नहीं देख रही कि उनके सूबे की हुकूमत है, उनके सूबे के जो अवाम हैं उनके वज़ीर आला को इस्लामाबाद के अंदर या दूसरे सूबे के अंदर उनके मैंडेट का एहतराम नहीं किया जा रहा? तो मैं समझता हूँ कि पेशावर हाई कोर्ट के जो जजेस हैं अलामती तौर पे उनको भी इस हवाले से एक गैर रस्मी कहें या रस्मी कहें अपने मौक़िफ़ को वाज़े करना चाहिए। नहीं, उनका इख्तियार नहीं है ना। देखिए, उनका इख्तियार की बात नहीं कर रहा, वो कोई हुक्म नहीं जारी कर 199 में वो कोई हुक्म नहीं जारी कर सकते, मगर कोई एक जज तो ऐसा होगा ना जो रोज़ाना ऐसे मुकदमात सुनते हैं जहाँ पे वो अपनी राय का तो इजहार करे ना कि ये क्या हो रहा है सूबों के बीच। और फिर जो सूबाई हुकूमत है, सोहेल अफरीदी वज़ीर आला हैं, उनका ये काम नहीं बनता कि वो एक बतौर एक सूबा वफाकी हुकूमत के खिलाफ, पंजाब हुकूमत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 184(1) के तहत जो है दरख्वास्त दायर करें और ये बताएं कि ये जो मामला है अडयाला जेल में पार्टी के सरबराह से मुलाकात का और एक खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की मुलाकात का, ये 2 सूबों के दरमियान तनाज़ा है और सुप्रीम कोर्ट के पास आइन के आर्टिकल 184(1) के तहत ये अख्तियार है कि 2 सूबों में या सूबे और वफाकी हुकूमत में जो भी तनाज़ा है सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त उसको टेक अप करती है। तो मैं हैरान हूँ कि अभी तक सोहेल अफरीदी ने ये मामला एक सूबे और वफाकी हुकूमत के दरमियान तनाज़े के तौर पे सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों नहीं रखा
और अभी तक ये सोहेल अफरीदी एक इंडिविजुअल की तरह जाते हैं, एक मुलाकाती की तरह जाते हैं, वो इंडिविजुअल नहीं है, वो 4 करोड़ अवाम के सूबे के मुंतखब वज़ीर आला है और उनको बतौर सूबाई हुकूमत अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में मामला उठाना चाहिए। बहरहाल देखते हैं, 5 दफ़ा हो चुका है कि ये नहीं हुआ, और दूसरी तरफ जो पूरी एक कानूनी टीम है उनके पास खैबर पख्तूनख्वा में, उनको यकीनी तौर पर ये मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर जाना चाहिए और कानूनी महाज पे इसको भरपूर लड़ना चाहिए। आपने हाई कोर्ट को तो देख लिया, हाई कोर्ट की तो इन्हें अदालत की दरखास्तें तो अप्रैल से अब तक किसी की नहीं लगी, तो अब भी अगले 2 महीना 1.5-2 महीने फिर नहीं लगेगी। तो ये मामला जूं का तूं ही चलता रहेगा जब तक कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं खुलता, और सुप्रीम कोर्ट फिर देखेंगे कि वो इस पे कैसे रिएक्ट करती है। जहां पे जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस जो वो यहाँ पे जो सलमान सफदर हैं और अटॉर्नी जनरल उनको बिठा कर कहते हैं कि आप मुलाकातों के हवाले से चीज़ें कर लें, लेकिन फिर भी मामला जो है वो सीधे नहीं हुए। तो मज़ीद नाज़रीन हम आपको जो है वो अपडेट करते रहेंगे। हमें आज तक जो है वो इतना ही है, और इस पर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ही हाफिज़।